हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 6 महिला और अन्य कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण, इसके पार्ट 4 में आपका स्वागत है बच्चों। अब देखेंगे पारिवारिक न्यायालय। इसमें इस पार्ट में महिलाओं को किस प्रकार से सशक्तिकरण किया जा रहा है, बहुत सारे समाज के घटकों के द्वारा या समाज सुधारकों के द्वारा या महिला संगठनों के द्वारा। इसी कड़ी में एक था पारिवारिक न्यायालय, जिसकी स्थापना 1984 वर्ष में की गई। तो विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाले विवाद, बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह के पश्चात सब कुछ सामान्य नहीं रहता, बहुत सारे कलह स्टार्ट हो जाते हैं, फैमिली में विवाद हो जाते हैं और घर गृहस्थी से संबंधित समस्याएं होती हैं। उनके कारण और निर्माण होने वाले प्रश्न होते हैं। गुजारा भत्ता का प्रॉब्लम रहता है, एकल पालकत्व की प्रॉब्लम आती है, जैसे सिंगल पेरेंटिंग, दोनों में से माता या पिता दोनों में से एक ही रह जाता है, उसको बच्चे का पालन करना पड़ता है, अलग रहते हैं लोग। संतानों का पालन पोषण और स्वामित्व यानी कस्टडी, अगर संबंध विच्छेद होता है स्त्री और पुरुष में तो बच्चों की कस्टडी किसको मिलेगी। तो इन पारिवारिक समस्याओं का हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। जैसे जनरल कोर्ट्स में तो सिविल कोर्ट्स में सिविल प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं, लेकिन ये जो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं, यानी पारिवारिक न्यायालय। इस न्यायालय में गवाही सबूतों की जांच पड़ताल करने के स्थान पर समझदारी और वकीलों के स्थान पर समुपदेशकों को प्रधानता दी गई है। यानी जो काउंसलर्स होते हैं वो इस कोर्ट में, उनका जो रोल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। सबूतों की जांच पड़ताल इतना नहीं होती है, समझदारी से काम लिया जाता है और ये इनकी कोशिश यही रहती है कि परिवार की समस्याएं सुलझ जाएं और बात संबंध विच्छेद तक ना पहुंचे और मामलों को शीघ्र गति से न्याय प्रणाली के आधार पर हल करने पर बल दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में ही 1985 में गुजारा भत्ते का एक मुकदमा चला। उसमें क्या हुआ आप देखेंगे। यदि किसी विवाहित स्त्री से उसका पति संबंध विच्छेद कर देता है, यानी किसी भी स्त्री पुरुष का डाइवोर्स हो जाता है, तो उस स्त्री का गुजारा होने हेतु उसके पति को उसे प्रति माह निश्चित राशि देनी पड़ती है। तो एक अमाउंट उसको देना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए उसकी वाइफ को, तो उसको ही बोलते हैं गुजारा भत्ता। उच्चतम न्यायालय में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मुकदमे में न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया। यानी शाहबानो का जो केस है बहुत ही महत्वपूर्ण केस है बच्चों। उसने किस प्रकार से एक माइलस्टोन स्थापित किया, उदाहरण स्थापित किया कि उनको, ये न्यायालय ने ये निर्णय सुनाया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है अपने पति से। तथापि धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय के विरुद्ध हल्ला मचाया। परिणाम स्वरूप संसद में मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स पारित हुआ। यह शाहबानो का मुकदमा बहुत ही माइलस्टोन साबित हुआ है। उसके बाद एक और कानून आया, सती प्रतिबंधित कानून 1987 में। सती प्रथा वैसे तो स्वतंत्रता के पहले प्रचलित थी राजस्थान में, लेकिन कहीं कहीं अभी भी दिखती है ये सती प्रथा। तो उसके खिलाफ भी एक कानून आया जिसके अनुसार पति की मृत्यु होने के बाद स्त्री को उसकी पति की चिता में ही जिंदा जला दिया जाता था। इसको बोलते हैं सती प्रथा। तो 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरा गांव में रूप कुमार नाम की विवाहिता सती हो गई। वो अपनी इच्छा से सती नहीं हुई, उसे सती होने के लिए बाध्य किया गया था। बहुत पुराने ज़माने में भी हम देखेंगे कि किस तरह से मध्यकाल में रानी पद्मावती सती हुई थी, उन्होंने जौहर किया था। लेकिन आजकल ये चीज़ें स्वीकार करने लायक नहीं हैं। तो रूप कुंवर का सती होना, सती प्रथा का उदात्तीकरण करना, यानी इसको बताना कि किस प्रकार से सती प्रथा बहुत ही करके बहुत लोग महान बन जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें गैर कानूनी थी। तो मीना मेनन, गीता सिंधु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ, कल्पना शर्मा, यह नारी मुक्तिवादी कार्यकर्तियों ने और पत्रकारों ने इसका की जांच पड़ताल की और उनके ही प्रयत्नों के फलस्वरूप 1988 में बहुत ही कड़े कानून बने और सती प्रतिबंधित कानून पारित हुआ। उसके पहले स्वतंत्रता मिलने के पहले राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा बंद करने के लिए कानून बनवाया था अंग्रेजों से। एक और कानून है मानवाधिकार रक्षा कानून। स्त्री और पुरुष या जो भी हो वो मानव पहले हैं।
फिर स्त्री पुरुष बाद में हैं। तो उनके ऊपर होने वाला जो अन्याय है उसको दूर किया जा सके, इसलिए एक वर्ष 1993 में कानून बनाया गया और इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसी आधार पर कुछ राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और इस कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार, संबंध विच्छेदित, यानी जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनकी जो सामाजिक दशा है, अगर उनके पास पैसा है तो उनकी सामाजिक दशा अच्छी रहती है और अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनके ऊपर अत्याचार होना बहुत स्वाभाविक है। और महिलाएं और सुरक्षित कार्यस्थान जैसे विभिन्न विषयों पर कानून ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायता की है। तो इसमें राज्य जो मानवाधिकार आयोग है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए समाज में महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण का भी प्रावधान है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिकाओं नगर नियम में महिलाओं के लिए 1/3 1/3 स्थान जो है वो आरक्षित रखे गए हैं। 1/3 जो सीट्स हैं वो महिला कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं और सरपंच, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर, मेयर जैसे पदों के लिए भी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए। ये सब इसलिए किया गया है बच्चों क्योंकि महिलाओं की जो स्थान है, हमारी महिलाओं के जो दर्जा है हमारे समाज में, उसको और अच्छा बनाया जा सके। देश में महाराष्ट्र के साथ साथ 15 राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है और इस प्रावधान के कारण महिलाओं को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर प्राप्त होता है। स्वतंत्रता के बाद वाले समय में भारतीय संविधान ने स्त्री पुरुष समता के सिद्धांत को स्वीकार किया है और इसके कारण क्या हुआ है कि स्त्रियों को हेलो स्टूडेंट्स,